एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री। ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री रहने वाला है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, वो हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो एक कंडीशन के साथ दी जाएगी। ठीक है जी, ये हमने पहले ही किया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, एक फॉर्म और की थी। ठीक है, और साथ में अगर कंडीशन दी जाए वाई एक्स नोट इस तरह की, तो उसको बोल देते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स इन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है जी, जब आप इसको सोल्व आउट करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे आप, और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो उसके अंदर कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री ऑर्डर क्या है, इसका 1 है। ठीक है जी, तो यहाँ से जब आप उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये कंडीशन पुटअप करोगे तो आपके पास 3 केस आ सकते हैं उधर। फर्स्ट केस क्या होता है, अगर आपको इफ़ यू कैन फाइंड कांस्टेंट uniquely, then it has unique solution। अगर आप कांस्टेंट जो जनरल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है वो इसके हेल्प से निकाल पाए, तो आप क्या बोल देते हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास क्या होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस आपको क्या मिलेगा, कई बार क्या होता है जब आप ये कंडीशन पुटअप करोगे तो वहाँ से आपको मिलता है इस तरह का, मीन्स कुछ 0 = 1 इस तरह का कुछ मिल जाता है, जो एक इम्पॉसिबल बिहेवियर रहता है, क्योंकि 1 = 0 ये तो नहीं हो सकता ना कभी भी। तो अगर आप जब ये कंडीशन डाल रहे हो जनरल सॉल्यूशन के अंदर और आपको ये मिल जाए, ऐसा कुछ बिहेवियर मिल जाए, ऐसा कुछ कंडीशन आपको मिले, तो आप वहाँ से क्या बोल दोगे स्टूडेंट्स कि जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद इस कंडीशन के साथ जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये आपको सेकंड केस मिलने वाला है। थर्ड केस में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्या बिहेवियर मिलेगा, C0 = 0 मीन्स 0 = 0 आइडेंटिटी मिलेगी एक। अगर ऐसा केस मिल जाता है तो यहाँ पे आप C कुछ भी डालो, ये तो हमेशा ही रहेगा। C कोई भी नॉन जीरो वैल्यू डाल सकते हो, C को कोई 0 भी डाल दोगे तो भी 0 = 0 मिल रहा है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा, अगर ये केस आए तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। ठीक है जी, ये 3 केस जब आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करते हो स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, और आप बता सकते हो कि उसके पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या नो सॉल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है जी, लेकिन इसके बाद कई बार क्या होता है कि इनमें से कोई कंडीशन नहीं मिलती, तब आप वहाँ पे कैसे डिस्कस करोगे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा करने के लिए हम एक थ्योरम करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए थ्योरम करते हैं। हाँ जी, जो हमारे पास जो थ्योरम होती है उसका नाम होता है पिकार्ड्स थ्योरम। ठीक है जी, जो आपको विदाउट सोल्विंग, या फिर अगर हमने 3 कंडीशंस जो 3 केस किए थे उनमें से आपको कोई केस ना मिले, ठीक है, तब आपको ये थ्योरम जो होती है वो आपको ये हेल्प करती है कि इसके पास सॉल्यूशन कोई रहेगा या रहेगा तो एक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के बिहेवियर के बारे में जानने के लिए हमारे पास पिकार्ड्स थ्योरम हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या कहती है कि अगर आपके पास dy/dx = fxy yx0 = y0। ठीक है जी, ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है। तो जो पिकार्ड्स थ्योरम है उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इफ़ जो आपका फंक्शन है एक्स वाई का इज़ continuous
इन नेबरहुड ऑफ एक्स नोट वाई नोट, ठीक है जी। फिर सेकंड में ये है कि इफ़ जो आपका फंक्शन है एक्स वाई वो क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाना चाहिए, बाउंडेड है। इफ़ एफ एक्स वाई इज बाउंडेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो नेबरहुड हमने लिया था किसका, एक्स नोट वाई नोट का, उस नेबरहुड को मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स डी, डोमेन कोई भी रीजन मान लेता हूँ, उसको डी से नोटेट कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अगर ये दो कंडीशन आपको मिल रही है जो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है जी, तो आप यहाँ से बोल सकते हो, इन दो कंडीशंस के साथ ये बोल सकते हो कि जो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है जी। मीन्स इन दो कंडीशन से आपको मिल जाएगा कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है जी। आपको एक सॉल्यूशन तो पक्का गारंटीड है कि अगर ये दो कंडीशन मिल गई तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाए या सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है जी। दिस इज ओनली सफिशिएंट कंडीशन। अगर आप इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो आप इसके सॉल्यूशंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर इसी के अंदर मैं अगर थर्ड पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर हमारा इफ़ जो इसका f का डेरिवेटिव करो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y वो भी बाउंडेड हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो रीज़न है हमारा नेबरहुड जो हमने लिया है x नोट y नोट, अगर ये भी आ जाए इन दो कंडीशंस के साथ साथ ये तीसरी कंडीशन और मिल जाए तो ये तीनों कंडीशन मिलके हमें स्टूडेंट्स क्या बता देती है कि देन क्या हो जाएगा, देन डिफरेंशियल देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। तब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ इन तीन कंडीशन से क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास विद दिस कंडीशन आपको क्या मिल जाएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि जी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और y 0 0, ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको सोल्व आउट करोगे तो इसका आएगा जो सॉल्यूशन वो माइनस वाई एक्स प्लस सी इस टाइप का कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आप वो कंडीशन इसमें पुटअप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट, मतलब वो उन तीन कंडीशंस में नहीं मिल रही, ठीक है जी। जीरो यहाँ हो गया, ये जीरो डिफाइन ही नहीं हो रहा, मतलब उन तीन कंडीशंस में से आपको कोई कंडीशन नहीं मिल रही, मतलब आप कुछ अभी मेंशन नहीं कर सकते इसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो हम चलते हैं पिकार्ड्स थ्योरम के पास। पिकार्ड्स थ्योरम क्या बोलती है कि चेक कीजिए जो फंक्शन है आपका नेबरहुड ऑफ एक्स नोट वाई नोट, जो ये नेबरहुड होता है वो ये रहेगा, मान लेते हैं ये एक्स नोट है और ये वाई नोट है आपका, ये वाई का एक नेबरहुड ले लेते हैं, ये एक्स का ले लेते हैं, ठीक है जी। जो हम नेबरहुड की बात कर रहे थे ये मान लेते हैं ये पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट, ठीक है जी। तो ये जो कॉमन रीजन है ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो हम नेबरहुड की बात यहाँ कर रहे थे, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, जो ये जो सॉल्यूशन है, जो एफ एक्स वाई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं, जीरो जीरो के अराउंड नेबरहुड में। तो आप देख पा रहे हो ये तो पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है ना ऑलवेज, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई यहाँ पे। सेकंड में बोलता है कि वो बाउंडेड होना चाहिए, तो बाउंडेड भी आपको दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव करोगे वो अराउंड एक नेबरहुड के अंदर वो क्या हो जाने वाला है, बाउंडेड भी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से पता चल गया इसके पास एक सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। और हमने डेरिवेटिव वाला केस भी कर दिया, अगर 2y करूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू तो भी वो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप यहाँ से इसके पास क्या बोल सकते हो, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास क्या है स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको डायरेक्ट काफ़ी क्वेश्चन करने में
हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट करते हैं वो। तो ये हम नेक्स्ट रिज़ल्ट की बात कर रहे थे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट होता है वो ये रहता है कि अगर आपको जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो इस फॉर्म की हो कि y की पावर n, या आप अल्फ़ा कुछ मर्ज़ी ले सकते हो। ठीक है जी, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे कंडीशन दी जाए ya इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो a है वेयर a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई मर्ज़ी रियल नंबर हो, बट जो कंडीशन अल्फ़ा के पास रहेगी वो स्टूडेंट्स होती है कि जो अल्फ़ा है वो आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाए जो फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, जो इन कंडीशंस को सभी को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप वहाँ से कह सकते हो कि देन इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये रिजल्ट होता है हमारा इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। इसका आप काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर कंडीशन आपकी बदल जाए, ये कंडीशन ज़रूरी है कि y इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी दे दिया जाए तो वहाँ से स्टूडेंट्स आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, हाँ जी, तो हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें ये कंडीशन ना हो तो क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये है dy/dx इज इक्वल टू y की पावर 1/3, और कंडीशन आपको दी है y0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आएगा dy/dx dy/y की पावर 1/3 नीचे आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे उधर dx का ले जाके इंटीग्रेशन करोगे प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व आउट करने के बाद में स्टूडेंट्स ये मिलेगा y की पावर 2/3, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, ये इधर आएगा 2/3/2, वहाँ से ये 2/3 हो जाएगा, और ये यहाँ से x प्लस सी, ये हो गया x प्लस सी। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो y0 इज इक्वल टू 1 कंडीशन है वो अगर आप पुट अप करोगे तो ये 1 इज इक्वल टू 2/3, ये 0 हो गया, तो c, यहाँ से आपको c जो मिलेगा वो 3/2 मिल जाएगा। अब आपको c यूनिकली मिल गया, जो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला था y की पावर 2/3 x प्लस सी, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था। हमने इसकी हेल्प से c फाइंड आउट कर लिया, और हमने इसमें अगर पुट कर दें जो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन है इसके लिए जो आंसर होने वाला है वो स्टूडेंट ये हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसके पास तो c मिल गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है तो इसके अंदर अल्फ़ा 0 to 1 है, y0 इधर रियल नंबर में से होगा, लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए था लेकिन इधर 1 था, इसलिए आप देख सकते हो कि अगर ये ना हो तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मतलब वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ya इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तभी आप इस रिज़ल्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारा एक रिज़ल्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो आपके सामने ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, एक तो CSR 2015 में पूछा गया है, एक वैसे ही हम कैसे यूज़ करते हैं पिकार्ड थ्योरम का वो हम देखेंगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेरिवेटिव y का इज इक्वल टू 2√y, और कंडीशन दी हुई है y0 इज इक्वल टू a। ठीक है जी, ये देख करके पूछता है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा हमेशा ही, या नो सॉल्यूशन आएगा अगर आप a को पॉजिटिव कर दो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे अगर a को 0 पुट कर दो, या यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है जी, अब हम स्टूडेंट्स हमने किया था एक रिजल्ट यूज़ किया था हमने कि dy/dx की पावर dy/dx इज इक्वल टू y की पावर अल्फ़ा 0 से 1 के बीच में हो, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ कुछ मर्जी हो सकता है लेकिन इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा मिल गया तो वहाँ पे ये कन्फर्म है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके पास 100% श्योर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है जी, तो इसके अंदर दिया भी हुआ है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ़ a इज इक्वल टू 0, मीन्स हमें आंसर तो ये मिल गया, बी पार्ट का क्वेश्चन था, हमें आंसर तो ये मिल गया। ठीक है जी,
और ये आप इसको चेक, ये तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गया क्योंकि ये बात कर रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइटली मैनी मिल गए तो ये तो अपने आप ही नेगलेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। वैसे ही आप ये कुछ पॉजिटिव पुट करके कर सकते हो, ठीक है, चेक करके देखना, वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर ये को कुछ रखोगे तो, ठीक है। सेकंड, ये यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, A0 पुट करोगे तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो ये हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन अब ये है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनते कैसे, क्यों आते हैं वो, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, dy अपॉन, जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये √y नीचे आएगा, ये उधर 2 और dx लेके जाऊँगा तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2x + c, ठीक है। इसको करूँगा तो ये 2 √y बन जाएगा, 2x + c। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो y है वो हमको मिलेगा स्टूडेंट्स, ये 2 इस साइड डिवाइड करूँगा तो x प्लस ये c/2, इसको कुछ और कांस्टेंट लेते हैं c1, ठीक है। √ हटा दूंगा, उधर स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड, तो y = x + c1 का होल स्क्वायर। मीन्स ये सॉल्यूशन मिल गया और आपने कंडीशन पुट कर दी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब माने, जब a को 0 पुट करोगे, ठीक है। तो मैंने कंडीशन मान ली इसी के साथ कि हमें मिली थी जो वो y0 = 0, तो मैंने दोनों को पुट किया, x को भी 0 y को भी 0, मीन c1 0 आ गया और हमें जो सॉल्यूशन मिल गया वो है जी y = x²। अब लग रहा होगा कि ये तो फिर यूनिक मिल गया, c1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि हमने जो यूनिकनेस थ्योरम की थी स्टूडेंट्स, वो यहाँ नहीं लग रही, तो हम यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है जी। मानते हैं कि हाँ ठीक है y0 इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक बात और देखिए कि इसके पास y0 सॉल्यूशन भी तो है, क्योंकि दोनों साइड 0 जब डालोगे तो 0 = 0, 0 सॉल्यूशन भी है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास ये था, ये स्टूडेंट, ये था जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी, ये जनरल सॉल्यूशन था। क्या आप इसमें कोई भी c1 पुट करके 0 को एवेल्यूएट कर पाओगे? कभी 0 मिलेगा? इसको c1 को मैं कुछ मर्जी पुट कर लूँ तो y0 हमें जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे ये होने वाला है, ये स्टूडेंट्स इस केस में जो y0 बनता है वो बनता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है जी। वो सिंगुलर सॉल्यूशन बन के और जनरल सॉल्यूशन के साथ मिलके, इसके साथ मिलके वो क्या बना देता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे? अगर इसको हम ड्रा करें y = x² को, ठीक है जी, ये आ गया y = x², और पॉजिटिव पार्ट के लिए देख लेते हैं तो y = x² ये ले लिया, ठीक है, ये x² का पार्ट है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, आगे समथिंग कांस्टेंट पे चला जाता हूँ, कोई भी कांस्टेंट मान लो k या c, आप जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक मानूँ इसको 0, इस सॉल्यूशन को मान लेते हैं 0, और यहाँ से फिर यही कर देता हूँ, मीन्स मैंने जो पैराबोला है उसको शिफ्ट कर दिया ओरिजिन से और k पे लेके चले गए, ठीक है जी। अब मीन्स इस सॉल्यूशन को अगर मैं लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि yx = 0 आ रहा है अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन k, इससे पहले ये कर दिया मैंने, और इसी को मैंने ये बना दिया कि x - k का होल स्क्वायर इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो सॉल्यूशन है वो कॉन्टिन्यूस भी है और इसको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मीन्स जो ये सब कुछ हो रहा है, जो हम ये कर पाए हैं, ये हमें पता था कि इसका 0 सॉल्यूशन है, तो हम शिफ्ट करके इसको फिर आगे कर देंगे, फिर नेक्स्ट ऐसे करके। तो इस तरह स्टूडेंट जैसे जैसे आप k वेरी करोगे वहाँ से आपको एक नया सॉल्यूशन मिलेगा और वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मीन्स सिंगुलर सॉल्यूशन जो आया था 0 इसके अंदर, उसने जनरल सॉल्यूशन के साथ मिल करके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बना दिए। तो इस तरह से वो क्या होता है कि वो कंडीशन जब लगाते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस तरह से मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये था 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये हमने किया है। तो इस तरह से करना है आपने।
तो आपको भी ये क्लियर होना चाहिए कि जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं उनका रीज़न क्या रहता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें एक दी हुई इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और कंडीशन डाल रखी है वाई एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट कुछ भी। वही एक्स नोट वाई नोट क्या है, एनी रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी या नो सॉल्यूशन, इसके बारे में कैसे पता करेंगे। अगर हम इसको सोल्व करें और फिर ये कंडीशन लगाएं, वहाँ से पता लगाना, पहली बात तो इसको सोल्व करना बहुत ही हार्ड रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मैंने नेमिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इसको बोलते हैं रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ये स्पेशल पर्टिकुलर इक्वेशन है नेमिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स वो रहेगी आपको dy/dx इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन ओनली x का, फिर a1x y a2x, और ये होता है जी y स्क्वेयर। इस फॉर्म की ये जनरल सॉल्यूशन, जिसकी जो जनरल फॉर्म है रिकार्टीज डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस तरह से लिखी जाती है। इसका सॉल्यूशन निकालना काफ़ी लेंथी मेथड है। ठीक है, यहाँ आप निकाल भी नहीं पाओगे वो तो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमें कौन हेल्प करेगा, पिकार्ड्स थ्योरम। ठीक है, पिकार्ड्स थ्योरम क्या बोलती है कि आपको अगर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है तो आप जस्ट चेक कीजिए कि जो फंक्शन लिया हुआ है आपने f(x,y) वो कंटिन्यूस है कि नहीं इस नेबरहुड के अंदर, वो बाउंडेड है कि नहीं इस नेबरहुड के अंदर। तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम गारंटी देंगे कि उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। थर्ड कंडीशन, अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर हमारे पास बाउंडेड आ जाता है इसी के नेबरहुड में, तो हम उन तीन कंडीशन को मिला के क्या बोल देते हैं, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। अगर हम करें तो ये तो देख रहे हो पोलिनोमियल फॉर्म है। पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूस भी रहते हैं एक नेबरहुड के अंदर, एक रीजन के अंदर, उनका डेरिवेटिव भी बाउंडेड रहता है और वो खुद भी बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये तीनों कंडीशन मीन्स यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, चाहे आप कोई भी x नोट y नोट ले लो। मीन्स इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑलवेज हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, इसके पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं पिकार्ड थ्योरम का जब हमें देखना हो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, वो बिहेवियर चेक करने के लिए हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पिकार्ड थ्योरम। अब नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम करेंगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम फॉर हायर ऑर्डर। थैंक यू।